हेलो बच्चों, कैसे हो। वेलकम टू अल्फा इंस्टीट्यूट। मेरा नाम प्रीतेश सर है। मैं आपको फिजिक्स पढ़ाता हूँ। हमने 1 to 5 चैप्टर कंप्लीट क्लियर कर दे हैं। उसमें हमने सभी थियरी, सभी एग्जाम्पल और सभी एक्सरसाइज के सम्स कवर किए हैं। 6 चैप्टर में हमने सभी थियरी और एक्सरसाइज के सभी सम्स खत्म कर दिए। आज हम एग्जाम्पल्स 6.1 से 6.10 तक लेने वाले हैं। ओके, सभी एग्जाम्पल आज हम खत्म करने वाले हैं। सबसे पहले तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना है। उसके बाद ये जो वीडियो है वो आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। तीसरी बात, ये जो भी मैं हैंड रिटन नोट्स लिखता हूँ वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखी हुई है, वहां से आप ले सकते हो। चौथी बात, आपने आगे के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी मैंने प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं, वहां से आप देख सकते हो। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर वीडियो देखने के बाद आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट करना ना चूके। जरूर 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 कमेंट करना। ओके, अच्छा हम शुरू करते हैं एग्जाम्पल 6.1। इसमें क्या दिया है, व्हाट वुड यू डू टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। आप क्या करोगे, व्हाट वुड यू डू, आप क्या करोगे टू ऑब्टेन अ लार्ज डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 3 मेथड है। पहली मेथड क्या है, यूज रॉड मेड ऑफ आयरन इनसाइड कॉइल 2। हमें कॉइल 2 में आयरन से बना हुआ रॉड का यूज करना चाहिए तो हमें गैल्वेनोमीटर में बड़ा डिफ्लेक्शन दिखेगा। दूसरा, कनेक्ट द कॉइल टू अ पावरफुल बैटरी। हमें पावरफुल बैटरी के साथ कॉइल को कनेक्ट करना चाहिए। तीसरा क्या है, मूव द अरेंजमेंट रैपिडली टूवर्ड्स द टेस्ट कॉइल C1। जो पहली कॉइल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टेस्ट कॉइल। तो C1 के साथ अरेंजमेंट को हमें रैपिडली मूव करना चाहिए। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से हम गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन ला सकते हैं। पहले तो हमें C2 कॉइल, C1 कॉइल का क्या है, C2 कॉइल का क्या है। C2 कॉइल में हमें आयन का बना हुआ रॉड यूज करना चाहिए। C1 के साथ हमें जो भी अरेंजमेंट है उसको रैपिडली मूव करनी चाहिए। और तीसरा, हमें पावरफुल बैटरी ज्वाइन करनी चाहिए। तो इन 3 वजह से हम गैल्वेनोमीटर में लार्ज डिफ्लेक्शन ला सकते हैं। बी क्या है, हाउ वुड यू डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट इन द एब्सेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। अगर गैल्वेनोमीटर नहीं है फिर भी हमें इंड्यूस करंट है कि नहीं वो पता लगाना है, उसको डेमोस्ट्रेट करना है, बताना है। तो आप क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर नहीं है, गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन होता है यानी करंट प्रेजेंट है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ही नहीं है तो कैसे पता चलेगा कि करंट है कि नहीं। तो आपको क्या करना है, रिप्लेस द गैल्वेनोमीटर बाय ए स्मॉल बल्ब। आपको गैल्वेनोमीटर की जगह आपको एक स्मॉल बल्ब लेना है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन बल्ब विल ग्लो। रिलेटिव मोशन के कारण बल्ब क्या होगा, ग्लो होगा। ओके, बल्ब चालू होगा। विच इज द प्रूफ ऑफ प्रेजेंस ऑफ इंड्यूस करंट। वही वो शुरू होता है, बल्ब ग्लो होता है, इसका मतलब कि करंट फ्लो होता है। ओके, इंड्यूस करंट प्रेजेंस है। तो हमें क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की जगह हमें बल्ब रखना है छोटा सा। और जब भी हम रिलेटिव मोशन करेंगे तो रिलेटिव मोशन के कारण क्या होगा, बल्ब ग्लो होगा। और जब भी बल्ब ग्लो होता है इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर इंड्यूस करंट प्रेजेंट है। ओके, तो थियरिकल है लेकिन सम्स आ सकता है। ओके, उसके बाद स्क्वायर लूप ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। आपको लेंथ दी है, आपको लेंथ दी है L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या होगा, 10/100 यानी 0.1 मीटर। ओके, अब जब भी एल एल ले आपको दिया है, ओके चलो बाद में ही करेंगे। मैं क्या बोलने वाला था यहाँ पर कि जब भी आपको लेंथ दे तो आपको एरिया निकाल देना है, क्योंकि यहाँ पर रेक्टेंगल सॉरी स्क्वायर लूप है। स्क्वायर लूप का एरिया क्या होगा, ए इज इक्वल टू एल स्क्वायर।
तो एल स्क्वायर यानी 0.1 का स्क्वायर क्या होगा, 0.01 मीटर स्क्वायर। ये हमें काम लगेगा। तो आपको लेंथ दे तो तुरंत आपको क्या करना है, उसका एरिया निकाल देना है। यहाँ पर स्क्वायर लूप है इसलिए एल स्क्वायर। ओके, अच्छा उसके बाद 0.5 ओम, तो आपको रेजिस्टेंस दिया है 0.5 ओम, 0.5 यानी 1/2 ओम ये दिया है। आगे प्लेस्ड वर्टिकली इन द ईस्ट वेस्ट प्लेन, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड आपको बी दे दिया है। बी इज इक्वल टू कितना दिया है, 0.10 टेस्ला, इज सेटअप अक्रॉस द प्लेन इन द नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन। अभी ये देखो, नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में आपको देखो डिरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन में है। नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन यानी कौन सी डिरेक्शन, अब देखो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। नॉर्थ ईस्ट यानी ये वाली बीच वाली है वो नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ ईस्ट डिरेक्शन। ओके, तो ये यानी 45 एंगल हुआ। कितना एंगल हुआ, 45। तो यहां पर आपको यहां 45 एंगल पर रखना है। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीज टू 0। अब बाद में मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाता है, अब देखो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज टू 0, मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा, अभी मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यहां आ जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड 0 हो जाएगा। ओके, तो यहां पर थीटा कौन कौन सा लेना है, 45 और बाद में 0। ओके, यानी यहां पर आपको थीटा कौन सा, पहले तो थीटा लिखो, तो थीटा कौन सा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 45। ओके, अच्छा टाइम, तो टाइम इंटरवल कितना दिया है, तो डेल्टा टी बोलो या डी टी बोलो, डी टी इज इक्वल टू 0.70 सेकंड। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ एंड करंट। आपको दो क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पर, क्या क्या फाइंड करना है, तो आपको इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है, ये दो फाइंड करना है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, ईएमएफ फाइंड करेंगे। ईएमएफ की फॉर्मूला क्या होगी, मॉड्यूलस फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल। आप फाई फाइनल माइनस फाई इनिशियल भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने क्या लिया है, मॉड्यूलस लिया है, यानी आंसर माइनस आएगा तो भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, और अपॉन में ये हमारी फॉर्मूला क्या है, हमारी फॉर्मूला E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ऐसी है फॉर्मूला। फॉर्मूला हमारी ऐसी है, तो डी फाई की जगह हमने क्या लिया, फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल अपॉन डी टी, ये फॉर्मूला है। रीजन लिखनी है तो ये फॉर्मूला लिख दो, E इज इक्वल टू डी फाई बाई डी टी, ये फॉर्मूला है इसलिए। ओके, तो इसको हम निकाल देते हैं। अब इसको भी निकाल देते हैं, 45 एंगल तो हमने बता दिया। अब देखो यहां पर E इज इक्वल टू, हमारी फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस 45। पहले तो एंगल कौन सा था, 45 है, यहां पर 45। यहां पर भी फॉर्मूला बी ए कॉस थीटा होगा, लेकिन सेकंड टाइम में बी क्या होता है, देखो ये बी इनिशियल के लिए है, शुरुआत में कितना था, हाँ ये ऐसा लिखना है तो आप लिख सकते हो, आप ऐसा लिखो, ये बी है, लेकिन बी कौन सा है, बी इनिशियल है, बी इनिशियल, तो बी इनिशियल आपको ये है, एंड बी फाइनल क्या है, बी फाइनल
तो फाइनली डिक्रीज होके, शुरू में क्या था 0.10 था, डिक्रीज होके क्या हो जाता है 0 टेस्ला। ओके, तो यहां पर बी क्या लेना है 0.10, लेकिन इसमें हम बी ए कॉस थीटा लेंगे, उसमें बी कितना लेना है 0, तो सब क्या हो जाएगा, यहां पर सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। समझ में आया ना। बी फाइनल में फ्लक्स की फॉर्मूला क्या है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, लेकिन फाइनल में बी क्या है 0 है, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा 0 अपॉन में dt, तो dt यानी कितना है dt यानी 0.70, 0.7 भी लिख सकते हो आप। ओके 0.70 यानी पीछे का 0 नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। आपको तो नीचे ही लिखना है, मैं पार्टीशन करके लिखता हूं, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है, आपको पार्टीशन करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो E इज इक्वल टू, चलो बी कितना दिया है आपको 0.10 यानी 0.1 भी लिख सकते हो। एरिया कितना हुआ हमारा इंटू 0.01 हुआ। cos 45 की वैल्यू क्या होगी 1/√2, -0 नहीं लिखेंगे तो चलेगा, और अपन में क्या है 0.7 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये पॉइंट निकालेंगे, अभी तो देखो 0.1 है इंटू 0.01 है, ये √2 नीचे आ गया, √2 इंटू 0.7, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, तो ये कितना हो गया, तो 0. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0.001 ऐसा हो गया। नीचे √2 की वैल्यू क्या है 1.4 है, और ये 0.7 है। तो अब देखो EMF इज इक्वल टू ऊपर 0.001 है, उसको मैं 1 इंटू 10⁻³ लिख सकता हूं, ये 1 इंटू 10⁻³ नीचे ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, तो 0.98 होगा। ये दोनों का मल्टीप्लाई करोगे आप, 14 का टेबल आता है 14 7 जा 98। ओके, इसका एक पॉइंट इसका एक पॉइंट, तो 0.98 यानी ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 1 हुआ, तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऑलमोस्ट 1 होगी। ओके, रीजन लिख दो कि 1.4 इंटू 0.7 इज इक्वल टू 0.98 इज नियरली इक्वल टू 1, तो हमने उसकी वैल्यू 1 ले ली, 1 कैंसल हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू 10⁻³ वोल्ट। हम 1 मिली, ये भी आंसर लिख सकते हैं, ये तो रफ है, हम ये भी आंसर लिख सकते हैं, अदरवाइज इसको हम 1 मिली वोल्ट भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, इसको हमने फ्रेम कर दिया। अब दूसरा आंसर, तो दूसरा आंसर क्या चाहिए करंट, इंड्यूस ईएमएफ तो हमने फाइंड कर दिया, अब क्या फाइंड करना है करंट, तो आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, ये फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर है, ऐसे ही तो ई की वैल्यू यही लेनी है आपको 10⁻³ लेना है, अपॉन में आर है, आर की वैल्यू क्या है 1/2 है, यहाँ पर आर की वैल्यू 1/2 है, अपॉन का अपॉन न्यूमरेटर में जाएगा 2 इंटू 10⁻³ ये है करंट, करंट यानी एम्पियर, ये भी लिख सकते हो, अदरवाइज आप इसको ये मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, 2 मिली एम्पियर ये भी लिख सकते हो। तो ये हमारा दूसरा आंसर है, तो आंसर है तो हम कैसे लिखते हैं फ्रेम करके लिखते हैं, तो इसको भी आप फ्रेम करके लिख सकते हो। ओके, ये 3 है प्रॉपरली, फिर से लिखना है तो हम 3 है। ओके, तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हुआ एग्जाम्पल 6.2। अब हम उसके बाद एग्जाम्पल 6.3, अब देखो इसमें क्या है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस, आपको रेडियस दे दी है, रेडियस कितनी दी है आपको
10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको रेडियस यानी आर, तो आर इज इक्वल टू कितना दिया है, रेडियस है तो स्मॉल लिखना आर, रेजिस्टेंस हो तो कैपिटल आर लिखना है। ओके, अब देखो यहाँ पर आपको रेडियस दे दी है, आगे नंबर ऑफ टर्न्स एन इज इक्वल टू कितने हैं 500 नंबर ऑफ टर्न्स है। रेजिस्टेंस आर इज इक्वल टू कितना है 2 ओम है। is placed with its plane perpendicular to the horizontal component of the earth magnetic field. It is rotated about its vertical diameter through 180। यहाँ पर एंगल कौन सा दिया है, थीटा इज इक्वल टू 180। अब देखो 180 डिग्री को आप उसको मूव करते हैं तो कहां से मूव करोगे, जीरो से, तो जीरो से लेके कहां तक आता है 180, तो यहाँ पर दो एंगल होंगे। अब देखो हम इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ पर थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 2 इज इक्वल टू 180। यहाँ लिखा है ना इट इज रोटेटेड, देखो रोटेटेड एट 180 डिग्री, तो 180 डिग्री हम रोटेट करते हैं कहां से, जीरो से, तो शुरुआत का एंगल 0 और दूसरा एंगल 180। ओके, अदरवाइज इनिशियल और फाइनल ऐसे भी बोल सकते हैं, 1 2 लिखो या इनिशियल एंड फाइनल लिखो। आगे के सम में हमने इनिशियल और फाइनल लिखा था, वहां भी आप नंबर 1 और नंबर 2 दे सकते हो। ओके, अच्छा टाइम कितना दिया है आपको, तो dt इज इक्वल टू 0.25 सेकंड इतना दिया है। ओके, एस्टिमेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ, आपको क्या क्या फाइंड करना है वो इंपॉर्टेंट है। तो आपको यहाँ पर ईएमएफ फाइंड करना है और करंट फाइंड करना है इन द कॉइल, और आपको क्या दिया है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है ये, यहाँ पर आपको मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है। ओके, तो कौन कौन सा डेटा दिया है, आपको रेडियस दिया है, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, रेजिस्टेंस दिया है। ओके, ये एंगल दिया है रोटेटेड एंगल, ये टाइम इंटरवल दिया है आपको। ओके, अब हमें दो वैल्यू फाइंड करनी है, ईएमएफ और करंट। तो पहले हम ईएमएफ को फाइंड करेंगे, तो ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी, E इज इक्वल टू एन मॉड्यूलस में 5 1 माइनस 5 2 करो या 5 2 माइनस 5 1 करो, जो भी करोगे मॉड्यूलस में लिया है तो चलेगा। 1 2 नहीं लिखना है तो 5 इनिशियल माइनस 5 फाइनल, जैसे हमने आगे लिया था, क्योंकि फ्लक्स की फॉर्मूला n d∅dt होती है, आगे हमने लिया था ना, यहाँ d∅dt, यहाँ n क्यों नहीं लिखा था, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स नहीं दिया था, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम n लेंगे। ओके, तो अपन में dt वैल्यू लिखो n यानी कितने हैं 500। फ्लक्स के फॉर्मूला क्या है, बी ए कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा 5 1 है तो थीटा 1 यानी 0, माइनस 5 2 यानी बी ए कॉस थीटा 2 यानी 180, ये हुआ। अपन में क्या है dt, तो dt क्या है 0.25 है, तो 500 तो है 500, यहां से बी ए कॉमन निकलेगा, बी ए कॉमन निकल गया तो बचा क्या है cos 0 माइनस cos 180, cos 0 की वैल्यू 1 और cos ओनली 180 लिखा, cos 180 लिखना है, यहाँ पर हमें क्या लिखना है cos 180। ओके, तो बी ए कॉमन निकल गया, cos 0 की वैल्यू 1 माइनस और cos 180 की वैल्यू -1, और अपन में 0.25 है। ओके, अब वैल्यू रखें, तो अब देखो नीचे यहाँ 500 तो है, नीचे से पॉइंट निकालेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो नीचे 25 हो गया। अब बी की वैल्यू क्या है, बी 3 × 10⁻⁻⁵ है,
प्रॉपरली लिखे थोड़ा, ये 10 लिखा है, 10⁻⁻⁵ बी। ए यानी पाई आर स्क्वायर, ए यानी क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, कंजस्टेड हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, ये सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करना है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आर इज इक्वल टू क्या होगा, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर हो गया, और आर स्क्वायर लेना है तो 0.01 मीटर स्क्वायर। तो हमें पाई आर स्क्वायर लिखना है, तो यहाँ पाई और आर स्क्वायर यानी क्या होगा, 0.01। यहाँ देखो अब 0.01 है तो 1/100 लिख सकते हैं, इसका मतलब 1/100, तो यहाँ में 1/100 समझ आया ना। देख लो फिर से, 500 लिखा, बी की वैल्यू, हाँ 500 लिखा, नीचे से पॉइंट निकाला उसका 100 आया, बी की वैल्यू 3 × 10⁻⁵ टेस्ला है, ए यानी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर यानी ये आर स्क्वायर है, ये आर स्क्वायर लिखा है, थोड़ा प्रॉपरली लिखे, ये लिखा है आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू हम 1/100 मीटर स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं ना, तो वही लिखा। ओके, अब देखो हमारा कैंसलेशन इजी हो गया है। अब क्या करेंगे, देखो ये 100 चला गया, ओके, 25 2 जा 50 और ये 0, ओके, तो 23 जा, अब यहाँ EMF इज इक्वल टू 23 जा 60, 23 जा 60 पाई इंटू 10⁻⁵, ऐसे भी लिख सकते हो, अदरवाइज ये 0 है यानी 10⁻1, 6 × 10 लिख सकते हैं, 10⁻1 इंटू 10⁻⁵, तो 6 पाई इंटू 10⁻⁴ वोल्ट ऐसा भी लिख सकते हैं ना। ये हमारा EMF आ गया, पाई की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हैं, ये भी आंसर चलेगा, ये आंसर आया हमारा, पाई की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हैं, पाई यानी 3.14 इंटू 6 करना है तो कर सकते हो, ऐसे भी आप आंसर लिख सकते हो, ओके। अच्छा, अब उसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, करंट, तो करंट फाइंड करना है हमें, तो करंट I इज इक्वल टू क्या होगा, E/R होगा, ई की वैल्यू यही रखनी है, 6 इंटू पाई यानी 3.14 इंटू 10⁻⁴ अपॉन में आर कितना दिया है हमें, 2, तो यहाँ पर क्या होगा, 2 3 जा, ओके, 3 जा, तो यहाँ पर ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आएगा, 3 इंटू 3.14, तो नियरली 10 आएगा, नियरली क्या आएगा, ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 10, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन नियरली 10 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो 10⁻1 इंटू 10⁻⁻⁴ यानी 10⁻⁻3, करंट ये लिख सकते हो, ये नहीं लिखना है तो 1 मिली एम्पियर भी लिख सकते हो, तो ये हमारा आंसर है, तो आंसर हम फ्रेम करके लिखेंगे, इसको या इसको, दोनों आंसर है, कोई भी चलेगा आपको, ओके, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद अब देखो यहाँ पर आपको फिगर में क्या दिया है, 3 अलग अलग शेप के लूप है, इसमें ये जो पहला वाला लूप है वो अंदर की तरफ आता है और दूसरा और तीसरा लूप है वो बाहर की तरफ जाता है। अब रूल्स क्या है, हमें क्या फाइंड करना है, तो प्रॉपर उसको नोट करना है कि हमें फाइंड क्या करना है, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन दो टाइप की होती है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जब भी क्लोज लूप हो
ये तीनों क्लोज लूप है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब मैं जो बोलने जा रहा हूं सुनो, अगर वो अंदर आता है, लूप अंदर आता है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगे, ये मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होंगे यानी फ्लक्स बढ़ेगा। अंदर आता है तो फ्लक्स बढ़ेगा, बाहर निकलता है तो फ्लक्स घटेगा। जब फ्लक्स बढ़ता है, जब फ्लक्स बढ़ता है तो उसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये याद रखना है आपको। जैसे वो अंदर आएगा फ्लक्स बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज, इससे उल्टा बाहर निकलेगा तो फ्लक्स घटेगा तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बस यही रूल्स है। रूल्स क्या है, अंदर आएगा तो फ्लक्स बढ़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ओके, कैसे याद रहेगा, फ्लक्स बढ़ा तो एंटी क्लॉकवाइज, फ्लक्स घटा बाहर निकलता है, फ्लक्स घटा तो क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर, यहाँ अंदर आता है फ्लक्स बढ़ता है तो एंटी क्लॉकवाइज, यही लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज। क्यों एंटी क्लॉकवाइज, वो क्या होता है, अंदर आता है तो फ्लक्स बढ़ता है, वही लिखा है यहाँ, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज यानी ऐसा लेना है, ऐसा, क्लॉकवाइज यानी ये हुआ, यहाँ एंटी क्लॉकवाइज यानी ए बी सी डी पाथ, ये जो पाथ है वही उसकी डायरेक्शन है। बिकॉज लूप एबीसीडी इज एंटरिंग द मैग्नेटिक फील्ड, सो मोर फ्लक्स विल ज्वाइन विथ इट, तो उसके साथ मोर फ्लक्स ज्वाइन होगा। यहाँ दोनों में उसका उल्टा आंसर लेना है कि यहाँ क्लॉकवाइज होगा, क्योंकि यहाँ वो बाहर निकलता है गोइंग आउटसाइड तो फ्लक्स डिक्रीज होता है, वही लिखा है डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ये एसीबी। देखो तो यहाँ डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन दैट इज एबीसी पाथ, ये एसीबी, हाँ क्लॉकवाइज एसीबी, एबीसी तो एंटी क्लॉकवाइज, एसीबी देखो एसीबी पाथ, because loop ACB is going outside from the magnetic field, so flux will decrease with it. Similarly यहां लिखना है, ओके तो पाथ कौन सा हो, यही लिखना है, रीजन तो यही लिखना है, तो पाथ कौन सा होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी ABCD। ओके तो यहां लिख देना है सो direction will be on path clockwise, A B C D हो गया, सिंपल है। उसके बाद यहां पर ये भी थियरिकल सम है, अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड between north and south pole of two permanent magnets held fixed। अब देखो यहां पर क्या बोला है, दो परमानेंट मैग्नेट है, बीच में लूप है, लूप को स्टेशनरी रखा हुआ है। अब देखो लूप को हम घुमाते हैं तो फ्लक्स में चेंज आएगा, फ्लक्स में चेंज आएगा तो करंट इंड्यूस होगा। यहां पर क्या है, दो परमानेंट मैग्नेट है, उसके बीच में लूप है, लूप स्टेशनरी है, तो कहां से करंट प्रोड्यूस होगा, उसकी मोशन तो चाहिए ना। यहां पर ऐसा बोला है, देखो फिर से, अ क्लोज लूप इज हेल्ड स्टेशनरी इन द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ टू परमानेंट मैग्नेट्स हेल्ड फिक्स्ड, कैन वी होप टू जनरेट करंट इन द लूप बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स। हमें ऐसा पूछा गया है कि अगर हम मैग्नेट, वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है और लूप स्टेडी है, स्टेशनरी है, तो हम होप रख सकते हैं, हम आशा रख सकते हैं कि वहां करंट प्रोड्यूस होगा। नहीं, कितना भी आप स्ट्रॉन्ग मैग्नेट रखो, लेकिन जब तक ये जो लूप है वो रोटेट नहीं होगा तो फ्लक्स चेंज नहीं होगा, फ्लक्स चेंज नहीं होता तो करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो वही आंसर लिखना है, आंसर में लिखना है नो। पहला आंसर कहाँ लिखा, हाँ ये पहला का आंसर, हम ये तीनों क्वेश्चन ए बी सी, पहला हम ए का आंसर दे दें, पीछे लिखा है यहां पर ए, बाय यूजिंग वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मैग्नेटिक फ्लक्स विल नॉट बी चेंज। हम अगर स्ट्रॉन्ग मैग्नेट लेते हैं उससे कोई फ्लक्स चेंज नहीं होता है, फ्लक्स कब चेंज होता है, जब हम लूप को रोटेट करते हैं। यहाँ लूप कहाँ रोटेट होता है, तो नहीं होगा, सो नो इंड्यूस करंट विल बी
हियर, ये पहला का आंसर हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या लिखा है बी में, अ क्लोज लूप मूव्स नॉर्मल टू द कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ लार्ज कैपेसिटर। अब देखो एक लार्ज कैपेसिटर है, उसमें एक क्लोज लूप रखा हुआ है। ओके, एक लार्ज कैपेसिटर है, उसमें लूप रखा है। ओके, इज अ करंट इंड्यूस इन द लूप, क्या आपको लूप, अब देखो कैपेसिटर की दो प्लेट के बीच में हमें लूप रखा है, तो लूप में करंट प्रोड्यूस होगा, ऐसे पूछते हैं ये। अब दो यहां पर दो अलग अलग केसेस है। व्हेन इट इज होली इनसाइड द रीजन बिटवीन द टू प्लेट्स, अगर टोटल लूप, पूरा लूप, होली यानी पूरे के पूरा, पूरा लूप वो दो प्लेट के अंदर है तो करंट प्रोड्यूस होगा। और दूसरा व्हेन इट इज पार्शियली आउटसाइड द प्लेट्स, देन अगर दो प्लेट से थोड़ा लूप बाहर है थोड़ा अंदर है तो भी करंट प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर दो केस है, कैपेसिटर की दो प्लेट है, उसके बीच में लूप रखा हुआ है तो करंट प्रोड्यूस होगा। और दूसरा है कैपेसिटर की दो प्लेट में पार्शियली, थोड़ा लूप अंदर है थोड़ा बाहर है तो भी करंट इंड्यूस होगा, नहीं होगा। क्यों? करंट कब इंड्यूस होता है? जब मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आता है। यहां पर तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखो यहां पर कौन सा फील्ड है, इलेक्ट्रिक, कैपेसिटर यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमें करंट कब प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर से सुनो, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा। यहाँ कैपेसिटर की बात है, कैपेसिटर है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कहां से करंट प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स में मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है नहीं तो फ्लक्स चेंज होगा नहीं, फ्लक्स चेंज होगा नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं चेंज होगा तो करंट, दोनों केस में यहाँ करंट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो वही लिखा है, देखो आंसर बी में, इन बोथ द केसेस नो इंड्यूस करंट विल बी प्रोड्यूस बिकॉज हियर इज चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, यहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है इन प्लेस ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स की जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स में चेंज होता है। और हमारा रूल्स क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तभी करंट इंड्यूस होगा, तो नहीं होगा। सी वाला, a rectangular loop and circular loop are going outside from the magnetic field with a constant velocity v। अब देखो यहां फिगर में दिया है पीछे, एक रेक्टेंगुलर लूप है एक सर्कुलर लूप है, v वेलोसिटी से दोनों आउटसाइड निकलते हैं, तो किसमें फ्लक्स कांस्टेंट होगा, ऐसा है देखो। तो यहां इन विच लूप डू यू एक्सपेक्ट द इंड्यूस ईएमएफ टू बी कांस्टेंट फॉर दैट, किस लूप में दोनों बाहर निकलते हैं तो किस लूप में इंड्यूस ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा? तो देखो ये भी बाहर निकलता है ये भी बाहर निकलता है, लेकिन ये बाहर निकलेगा ना तो उसका एरिया कांस्टेंटली बाहर निकलेगा है। एक एक स्ट्रिप बाहर निकलेगी, दूसरी स्ट्रिप, तीसरी स्ट्रिप, यहां पर आप स्ट्रिप में डिवाइड कर दो तो यहाँ पहली स्ट्रिप और दूसरी स्ट्रिप का एरिया अलग होगा। यानी मैं क्या बोलता हूं, यहाँ पर सर्कुलर शेप में वो बाहर निकलेगा तो सेम एरिया बाहर कॉन्स्टेंटली नहीं निकलेगा, यहाँ पर सेम एरिया एवरी टाइम कॉन्स्टेंटली बाहर निकलेगा, तो इसमें ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा। समझ आया ना? द चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया विल बी कांस्टेंट हियर। ओके, जब वो बाहर निकलता है तब उसका जो चेंज ऑफ रेट ऑफ एरिया है वो कांस्टेंट इसमें रहता है, इसमें नहीं रहता है। इसमें देखो सपोज ये मान लो कि ये है, ओके, यहां से थोड़ा बाहर निकला ये और दूसरी बार में ये इतना बाहर निकला, तो ये जितना निकला दूसरी बार भी इतना ही बाहर नहीं निकला है, ज्यादा निकला है एरिया, तो यहाँ पर कांस्टेंट नहीं रहता है। ओके, तो यहाँ पर कांस्टेंट रहता है, तो वही लिखना है। देखो आंसर सी में, हियर ओनली रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लूप इज दो बार लिख दिया है, कोई बात नहीं, इज कांस्टेंट, सो ओनली फॉर रेगुलर लूप इंड्यूस करंट विल बी कांस्टेंट। दो बार इज लिख दिया है, एक बार कैंसिल करना है तो कर देते हैं। ओके, हो गया।
उसके बाद इसको भी अब रफ है तो कैंसिल कर दिया। चौथा देखो, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बाय फिगर। यहां पर एक फिगर दिया है, उसमें हम पोलैरिटी ए का, ए पॉजिटिव होगा कि बी पॉजिटिव होगा, ए नेगेटिव होगा कि बी नेगेटिव होगा, तो उसके लिए रूल्स है। अब देखो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों ऑपोजिट है। ऑपोजिट पोल होना तो ऊपर वाला ऑलवेज पॉजिटिव होगा नीचे के कंपेयर में, ये रूल्स है। तो वही लिखा है, क्या बोला, ऑपोजिट पोल है तो ऊपर वाला ए विल बी पॉजिटिव कंपेयर टू बी, तो वही आंसर लिखना है। देखो डी में opposite poles are closer to each other, so pole A will be positive compared to लिखो with respect to लिखो pole B। हो गया। उसके बाद वाला देखो, यहां पर एग्जांपल 6.6, अ मेटालिक रॉड ऑफ 1 मीटर लेंथ, आपको लेंथ दे दी है। अब देखो ध्यान रखना, आपको लेंथ दे दी है 1 मीटर, इज रोटेटेड विथ अ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी दी है आपको, तो फ्रीक्वेंसी यानी वी कट, ये न्यू भी बोल सकते हो, 50 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऐसा दिया है, विथ वन एंड हाइडिंग, विथ वन एंड हिंग एट अ करंट, सॉरी एट द सेंटर एंड द अदर एंड। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, हमें ईएमएफ फाइंड करना है किसके बीच में, तो एट द सेंटर एंड द अदर एंड। अब देखो यहां पर अब मेटालिक रोड है और मेटालिक रॉड है, ओके। अब देखो ऐसा एक सर, यहां पर ऐसा एक, ये सपोज व्हील है, मान लो। अब यहां पर एक स्पोक है, स्पोक यानी रॉड, एंड रॉड, तो उसका एक एंड सेंटर पर है और दूसरा सरकमफरेंस पर है, इन दोनों के बीच में ईएमएफ फाइंड करना है। तो आपकी ईएमएफ की फॉर्मूला बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला है, बाई 2, ये आपको याद रखना है। जब भी सेंटर और एंड के बीच में ईएमएफ फाइंड करना है, और ये इसीलिए मैंने देखो एट द सेंटर एंड द अदर एंड एट द सर्कमफरेंस ऑफ द सर्कुलर मेटालिक रिंग, है ना, देखो ऑफ रेडियस 1 मीटर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। फाइंड क्या करना है, अभी क्या दिया है, अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड भी दे दिया है 1 टेस्ला, तो आपको ये B इज इक्वल टू 1 टेस्ला भी दे दिया है। पैरेलल टू द एक्सिस इज प्रेजेंट एवरीवेयर। फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द ईएमएफ, आपको ईएमएफ फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना, तो ये फॉर्मूला लेनी है, तो फॉर्मूला ले लो, E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये फॉर्मूला है। तो बी ओमेगा, ओमेगा यानी 2 पाई वी कट, ये फॉर्मूला है, एल स्क्वायर अपॉन 2, वैल्यू रखो आंसर लाओ, तो बी बी यानी 1 है, 2 पाई यानी 3.14 है, वी कट यानी 50 है, ओके। एल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। अब ये रफ है तो इसको हम निकाल देते हैं, ओके। अब देखो यहां पर मैं क्या करता हूं, 3.14 है तो हम क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, और अपॉन में 2 है ना, और अपॉन में क्या है 2, 2 निकल गया, ओके। तो ये रहा क्या, 3.14 है तो 314 बाई 100, और यहाँ पर क्या है 50 है, तो 50 2 जा 100, 314 बाई 2 यानी 157 ईएमएफ है यानी वोल्ट, ये आंसर आ गया। आंसर हम कैसे लिखते हैं, फ्रेम करके लिखते हैं, हो गया। कितना इजी सम था, देखो उसके बाद वाला देखते हैं, उसमें ही देखो ऐसा ही है, सेम है, रिपीटेशन है। यहाँ पर कौन से डेटा दिए हैं, व्हील विथ 10 मेटालिक स्पोक, कितने स्पोक है अभी मैंने समझा था वही है, 10 मेटालिक स्पोक है, नंबर के साथ मतलब नहीं है, ईच 0.5 मीटर लॉन्ग, तो हर एक की लेंथ L इज इक्वल टू 0.5 मीटर, ओके, यानी 1/2 मीटर ऐसा हुआ। इज रोटेटेड विथ अ स्पीड, आपको
ये फ्रीक्वेंसी है, रिवॉल्यूशन पर मिनट यानी वी कट कितना दिया है 120 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, हमें सेकंड में चाहिए। आगे का सम देखो सेकंड में था, रिवॉल्यूशन पर सेकंड। अगर मिनट में है, अगर मिनट में है तो सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम अपॉन में 60 लेंगे, तो ये मिनट में से सेकंड में कन्वर्ट हो गया, तो रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 60 टू जा तो 2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ये हो गया। आगे रीड करो। इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। आपको हॉरिजॉन्टल देखो, अर्थ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फील्ड ही एक टाइप का, उसको हम एच ई बोलते हैं, एच ई अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। कितना दिया है 0.4 गेज है। अगर गेज है, यहाँ लिखा है गेज यानी 10⁻⁴ टेस्ला, तो 0.4 के साथ हमें 10⁻⁴ टेस्ला लेना है। ओके, फाइंड इंड्यूस ईएमएफ बिटवीन एक्सल एंड द रिम। वही एक्सल यानी सेंटर और रिम यानी सरकमफरेंस, वही हुआ। देखो आपको ये समझना है, मैंने सेंटर और सरकमफरेंस बोला था ना, तो यहाँ बिटवीन ईएमएफ बिटवीन क्या फाइंड करना है, एक्सल एंड रिम, वही बात हुई। तो हमें ईएमएफ फाइंड करना है, तो ईएमएफ की फॉर्मूला E इज इक्वल टू बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, वही फॉर्मूला। बी कितना है 0.4, पॉइंट निकाल देंगे तो भी चलेगा, 0.4 यानी 4/10, ओके, इंटू 10⁻⁴। ओमेगा, ओमेगा यानी हाँ पहले वो लिखो, पहले उसकी वैल्यू लिख दो, बाद में ये वैल्यू इसकी फॉर्मूला रख देते हैं। अब देखो पहला बी ओमेगा यानी 2π कट एल स्क्वायर, पहले ये लिख दो अपॉन 2, अब वैल्यू रखो बी यानी क्या है 0.4 यानी 4/10, 4/10, ओके। ये यहाँ पर ये 2 कट हो जाएगा, ओके। बी की वैल्यू 0.4 यानी 4/10 इंटू 10⁻⁴ है। पाई की वैल्यू क्या होगी 3.14 होगी। वी कट कितना है 2 है, और एल स्क्वायर, एल यानी 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 है, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया। यहाँ पर 3.14 इंटू 2 यानी 6.28, और 10⁻1 ऊपर आएगा -1, तो 10⁻⁵ वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया। देखो कितना इजी सम्स है, देखो ये आंसर आ गया हमारा, ओके। उसके बाद अब देखो यहां पर 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कुलर कॉइल्स, वन ऑफ स्मॉल रेडियस R1 रेडियस है वो स्मॉल है, एंड द अदर ऑफ लार्ज रेडियस R2, लार्ज रेडियस R2 है, देखो यहाँ लिखा है R1 के कंपेयर में R2 लार्ज है, आर प्लेस्ड कोएक्सियली विथ सेंटर्स कोइंसाइडिंग, ऑब्टेन द म्यूचुअल इंडक्टेंस। हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड म्यूचुअल इंडक्टेंस करना है। तो हम कौन सी फॉर्मूला लेंगे, अब देखो हम फ्लक्स की फॉर्मूला लेंगे। फ्लक्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है बी ए, फ्लक्स की फॉर्मूला बी ए कॉस 0, क्योंकि कोएक्सियली है ना, तो कोएक्सियली है तो कॉस 0 होगा, कॉस 0 यानी 1 हो जाएगा, तो बी। तो अब देखो यहां पर फ्लक्स लेते हैं, तो फ्लक्स 1 या 2 दोनों में से लो। फ्लक्स 1 तो B2 होगा, A1 होगा। अब ये याद रखना है, फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स है तो फर्स्ट कॉइल का ही एरिया रहेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड दूसरे का रहेगा। अगर आप यहाँ पर 2 लिखते हो तो A के साथ 2 आएगा, B के साथ दूसरा आएगा, बस यही याद रखना है। जो नंबर फ्लक्स के साथ लोगों म्यूचुअल इंडक्टेंस है, यानी 2 कॉइल है, 2 कॉइल है तो 2 फ्लक्स मिलेंगे, ∅1 ∅2। आपको किसी एक से ही बता देना है, ∅1 लेते हैं तो A1 आएगा, B के साथ दूसरा नंबर आएगा। अब cos 0 यानी 1 नहीं लिखेगा तो चलेगी। अब देखो B2 की फॉर्मूला, B की फॉर्मूला क्या है μ0I/2R, ये फॉर्मूला है, लेकिन B2 है तो यहाँ 2 नंबर लिखना पड़ेगा। A1 यानी पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर A1 है तो R1 स्क्वायर।
कॉस जीरो की वैल्यू 1 हो गई। ओके, तो अब मैं इसको कैसे लिखता हूं, तो म्यू जीरो पाई आर वन स्क्वायर अपॉन में 2r2 और लास्ट में I2 लिखता हूं। इसको इक्वेशन 1 दे दो। कंपेयरिंग विथ, उसको आपको क्या करना है, कंपेयर करना है किसके साथ, 5 1 इज इक्वल टू M12I2, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ 1 2 है तो M12 आया, यहाँ 1 और 2 तो यहाँ 1 2, इसके साथ कंपेयर करो तो ये 5 1 है, ये I2 है, तो ये जो वैल्यू हुई ये क्या हुई, M12। देयरफॉर M12 इज इक्वल टू क्या मिला, म्यू जीरो पाई R1 स्क्वायर अपॉन 2r2, तो वही तो हमारा म्यूचुअल इंडक्टेंस है, और जितना M12 होता है उतना ही M21 भी होता है, तो इट विल बी, और इक्वल टू इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल टू M12 भी, ये 12 है तो 21 भी इतना ही होगा। इक्वल टू नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, और लिखना है तो यहाँ आगे लिख दो, इज इक्वल टू M21। ओके, तो विच इज रिक्वायर्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, हो गया। उसके बाद देखो, ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ सोलेनॉइड इन द टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी के फॉर्म में हमें मैग्नेटिक एनर्जी निकालना है। एरिया ए है, लेंथ एल है, तो ऐसी फॉर्मूला लाओ जिसमें बी हो, एल हो, ए हो। ओके, तो उसमें हमें क्या लानी है, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्मूला लानी है। पहले तो क्या लाना है उसके ऊपर आपका कंसंट्रेशन होना चाहिए। यहाँ पर आपको मैग्नेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। तो देखो, मैग्नेटिक एनर्जी U, ओके, मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी फाइंड करनी है, तो U, तो मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी की फॉर्मूला हमें लेनी पड़ेगी। तो ये हमें याद रखनी है, 1/2 Li स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। अब आपको क्या करना है, L की वैल्यू और I की वैल्यू रखनी है। तो L की वैल्यू क्या है, तो म्यू जीरो एन स्क्वायर AL, ये आपको याद रखना है L की वैल्यू। और I की वैल्यू क्या है, अब देखो मैं रीजन में लिखता हूं कि L की वैल्यू मैंने क्या लिखी, म्यू जीरो एन स्क्वायर AL। ओके, और B की फॉर्मूला ऐसी है, म्यू जीरो एन I। अब देखो हमें किसकी वैल्यू रखनी है, बी की नहीं रखनी है, आई की। तो आई की फॉर्मूला क्या होगी, यहाँ ये म्यू जीरो एन नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो म्यू, तो देयरफॉर क्या होगा, नीचे आ जाएगा बी अपॉन म्यू जीरो एन इज इक्वल टू आई। ये रीजन। तो आई की वैल्यू हम क्या रखेंगे, आई का स्क्वायर लेना है, 1/2, ये एल की वैल्यू रखी, आई का स्क्वायर यानी क्या होगा, बी स्क्वायर अपॉन म्यू जीरो स्क्वायर एन स्क्वायर। अब देखो, अब ध्यान रखो, ये एन स्क्वायर कैंसल, 1 टाइम म्यू जीरो 1 टाइम कैंसल, तो बचा क्या, यू बी इज इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो, ये आंसर आ गया है। ये हमारा पहला आंसर है, तो उसको हम फ्रेम करके लिखेंगे। अभी एल भी बाकी रहा ना, अभी एल बाकी रहा, बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू जीरो, एल है, और स्क्वायर बी के ऊपर है। हो, ये जो स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बी के ऊपर है। हाँ, तो ये आपको ध्यान से प्रॉपरली लिखना है। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, दूसरा, हाउ डज दिस मैग्नेटिक एनर्जी कंपेयर विद द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। हमें इस एनर्जी को इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के साथ, कैपेसिटर में स्टोर हुई जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, उसके साथ कंपेयर करना है। तो कंपेयर करने के लिए हम क्या लेंगे, तो अब देखो, कंपेयर करने के लिए हम एल को नीचे ले लेंगे। एल को क्या करेंगे, अब देखो हम एल को नीचे ले लेंगे,
तो ये यूबी है, इसके नीचे एल दे लिया। ओके, तो क्या बचा, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू 0। और ये जो बी यू स्क्वायर सॉरी यूबी अपॉन एल है उसको हम स्मॉल यूबी लिखेंगे, मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये पर यूनिट वॉल्यूम है, उसको हम स्मॉल यूबी से कंपेयर करते हैं। तो ये फॉर्मूला मिली, ये किसकी मिली, फॉर मैग्नेटिक फील्ड। एंड वी नो दैट ये किसके लिए थी, मैग्नेटिक फील्ड के लिए। और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऐसी है 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर। देखो अब हमें ये फॉर्मूला मिली और ये फॉर्मूला, दोनों ये यू बी मिला और ये यू ई, दोनों की एनर्जी मिली। दोनों में कॉमन क्या है कि दोनों एनर्जी उनके जो फील्ड है, इसमें मैग्नेट यू बी है तो मैग्नेटिक फील्ड के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन में है, यू ई है तो ई स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में है। तो दोनों एनर्जी, बोथ एनर्जी आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद देयर स्क्वायर ऑफ फील्ड्स। ओके, तो वो लिखना है जो सर ने बोला, वो आपको लिखना है। क्या लिखेंगे कि बोथ एनर्जीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल with their square of field। देखो, तो यही आपको कंपैरिजन करना था, यहाँ लिखा था ना कंपेयर, आपको क्या करना था, आपको कंपेयर करना था। तो हमने कंपेयर कर दिया और उसमें से हमने कंक्लूजन निकाला, दोनों को कंपेयर किया ये दोनों को, और उसमें से कंपेयर हमें क्या कंक्लूजन निकाला, दोनों में जो एनर्जी होती है वो उसके जो फील्ड होते हैं उसके स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होते हैं। ओके, और उसके बाद अब देखो, कमला पेडल्स अ स्टेशनरी बाइसिकल, द पेडल्स ऑफ द बाइसिकल आर अटैच टू 100 टन्स। आपको क्या दिया है, 100 टन्स दिया है। ओके, और एरिया दिया है आपको, थोड़ा प्रॉपरली करते हैं, एरिया दिया है। द कॉइल रोटेट्स एट अ हाफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड। आपको फ्रीक्वेंसी दे दी है हाफ और रिवॉल्यूशन पर सेकंड दिया है। कौन कौन सा डेटा दिया है वो भी लिखते जाना है। पहले तो हमें क्या दिया, नंबर ऑफ टन्स, n इज इक्वल टू 100 टन्स। दूसरा क्या दिया है, एरिया, a इज इक्वल टू 0.10 मीटर स्क्वायर। उसके बाद फ्रीक्वेंसी दिया है, फ्रीक्वेंसी हाफ 1/2 रिवॉल्यूशन पर सेकंड ऐसा दिया है। उसके बाद क्या दिया है, उसके बाद आपको ये मैग्नेटिक फील्ड दिया है। ओके, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। और फाइंड क्या करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम वोल्टेज, हमें मैक्सिमम वोल्टेज फाइंड करना है। तो आपको क्या दिया है, आपको मैग्नेटिक फील्ड बी दिया है 0.01, और फाइंड क्या करना है, ई मैक्सिमम, हमें ई मैक्सिमम फाइंड करना है, ई मैक्सिमम। तो ई मैक्सिमम की फॉर्मूला क्या है, तो एन ई ओमेगा बी, ये फॉर्मूला है, आपको याद रखनी है। वैल्यू रखो, पहले हम क्या करेंगे, एन ई ओमेगा की वैल्यू रखो 2 पाई वी कट, ये ओमेगा की वैल्यू फॉर्मूला है, और बी, अब वैल्यू रखो और आंसर निकालो। एन यानी 100, ए यानी 0.10 यानी 10/100 लिख सकते हैं। 2 पाई, तो 2 पाई यानी 3.14, वी कट यानी 1/2, बी यानी 0.01 यानी 1/100। तो देखो ये 100 कट हो गया। ओके, ये 10 और ये 10 कट हो गया, ये 2 और ये 2 कट हो गया।
बचा क्या, तो ई मैक्सिमम इज इक्वल टू ऊपर बचा 3.14, नीचे बचा 10, यानी एक पॉइंट शिफ्ट होंगे 0.314 ईएमएफ है तो वोल्ट। ये हमारा आंसर आ गया, आंसर है तो हम फ्रेम करके लिखेंगे, हो गया। तो देखो 6.1 से 6.10 हमने 10 एग्जाम्पल सभी के सभी एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर दिए हैं। ओके, सबसे पहले मैंने बोला वही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना है। दूसरी बात मैंने क्या बोली थी, ये जो भी हैंड रिटन नोट्स है वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा हुआ है। आगे के वीडियो देखना बाकी है तो वो भी प्ले लिस्ट में रखे हुए हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको सब्सक्राइब करना है और ये वीडियो आपको आपके फ्रेंड सर्कल में भेजना है और उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलना है। ओके, तो अब हम नया चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। ओके, 6 चैप्टर कंप्लीट हुआ, 7 चैप्टर हम शुरू करेंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं, चलो टाटा बाय, सी यू।